सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी सेल्स में साल दर साल 33% का एक भारी उछाल आया हो। जो कि काफी इम्प्रेसिव है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी पर कर्ज के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं है, एकदम डेट फ्री। हाँ। और शेयर बाजार में इसका स्टॉक हाल ही में लगभग 40% की छलांग लगाकर अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। मतलब सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर। सुनने में तो ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एकदम सपने जैसा लगता है ना। एग्जैक्टली। पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या हो अगर इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी हो। मतलब क्या हो अगर कंपनी का अपना ही पैसा बाजार में बुरी तरह फंसा हुआ हो और ग्राहकों से जो पेमेंट आनी है उसमें अब पहले के मुकाबले 50 दिन ज्यादा लग रहे हो। ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है ना। बाहर से सब कुछ एकदम चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इंजन पर एक भारी दबाव पड़ रहा है। बिल्कुल। और देखिए, ये एक बहुत ही सटीक विरोधाभास है। हाँ। अक्सर जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो अनसतह पर दिखने वाली जो तेज ग्रोथ है और भीतर छिपी हुई जो वित्तीय अकुशलता होती है, राइट, उन दोनों के बीच का अंतर ही ये तय करता है कि कौन सी कंपनी लंबी रेस का घोड़ा है और कौन सी महज एक बुलबुला। सही बात है। और यही विरोधाभास हमें आज के हमारे इस डीप डाइव के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। आज हम जिस डॉक्यूमेंट की गहराई में जा रहे हैं वो है अक्टूबर 2026 की KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड की पोस्ट ईजीएम एनालिसिस। और हमारी इस चर्चा का जो मेन मिशन है वो ये समझना है कि कंपनी की जो आक्रामक विस्तार की योजनाएं हैं और बाजार जिस तरह से इसके स्टॉक को आसमान पे बिठा रहा है, हाँ। क्या उसके पीछे कोई ठोस आधार है। या फिर मान लीजिए एक रॉकेट बहुत तेजी से उड़ान तो भर रहा है, लेकिन क्या उसके पास लंबी यात्रा के लिए सही ईंधन है। हम आज रिस्क और रिवॉर्ड के इसी खेल को समझेंगे। मैं कहूंगी कि इस एनालिसिस का संदर्भ समझना सबसे पहले जरूरी है। अप्रैल 2026 में कंपनी की जो ईजीएम हुई, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसमें कुछ बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला है 500 करोड़ रुपए का QIP, ओके, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए जुटाने की मंजूरी। 500 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल। और इसके साथ ही जो मौजूदा सीनियर मैनेजमेंट है उसे अगले 5 साल के लिए दोबारा चुना गया है। अच्छा। और एक नया ESOP 2026 प्लान भी लागू किया गया है। तो इन सब बातों से एक बात बहुत साफ हो जाती है कि प्रमोटर्स और मैनेजमेंट एक लंबी पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। राइट। लेकिन यहाँ एक सीधा सा सवाल उठता है, जैसे मैंने कहा 500 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। जब कोई कंपनी अचानक से बाजार से इतनी बड़ी पूंजी उठाती है तो इसका मतलब है कि उनके पास इस पैसे को खपाने का कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। हाँ, वो तो है। डॉक्यूमेंट बताता है कि KRN मुख्य रूप से HVAC सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में काम करती है। तो क्या बाजार में अचानक से AC और फ्रिज की मांग इतनी बढ़ गई है कि उन्हें 500 करोड़ रुपए की नई फैक्ट्रियां लगानी पड़ रही हैं? नहीं, बात सिर्फ घरों में लगने वाले AC या साधारण फ्रिज की नहीं है। यहाँ असली कहानी उस बुनियादी ढांचे की है जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। अच्छा। देखिए, इस इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ी अनुकूल हवा है, या जिसे हम अनटेलविंड कहते हैं, वो है डेटा सेंटर्स का बेतहाशा विस्तार। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट के मार्केट भी तेजी से खुल रहे हैं। ये डेटा सेंटर वाला पहलू बहुत दिलचस्प है। हाँ। अगर हम इसे थोड़ा गहराई से समझें, आजकल हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और लार्ज डेटा मॉडल्स की बात कर रहा है। बिल्कुल, हर जगह AI की ही बात हो रही है। राइट। और इन सबको चलाने के लिए हजारों सर्वर्स की जरूरत होती है। और जहाँ इतने सारे सर्वर एक साथ काम करते हैं, वहाँ बेतहाशा गर्मी पैदा होती है। मान लीजिए वो एक भट्टी की तरह है। एग्जैक्टली। तो क्या हमें कह सकते हैं कि अगर आज हर जगह डेटा सेंटर बन रहे हैं और उन सभी को कूलिंग की जरूरत है, तो क्या ये KRN के लिए एक सोने की खदान या गोल्ड माइन है? आपका ये भट्टी वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। जो पारंपरिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं ना, वो एक आधुनिक AI डेटा सेंटर को ठंडा नहीं रख सकते। उन्हें प्रिसीजन कूलिंग और बहुत ही उच्च क्षमता वाले हीट एक्सचेंजर्स की जरूरत होती है। अच्छा। और यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि यहीं पर KRN जैसी कंपनियों के लिए एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ का ढांचा तैयार हो रहा है। ओके, मतलब एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। हाँ, पूरी दुनिया में कूलिंग सॉल्यूशंस की मांग सिर्फ एक मौसम का ट्रेंड नहीं है,
बल्कि ये भविष्य की एक अनिवार्य तकनीकी जरूरत बन गई है। ये तो हुई बाहरी मौकों की बात, जो वाकई में एक सोने की खदान जैसी लग रही है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एक बेहतरीन बाजार में मौजूद होना ही तो सफलता की गारंटी नहीं होता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास में ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके पास बेहतरीन बाजार था, लेकिन वो उसे भुना नहीं पाई। सही बात है, एग्जीक्यूशन बहुत मायने रखता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए अब थोड़ा कंपनी के अंदरूनी वित्तीय मशीनरी पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, वहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। देखिए, एक तरफ उनका रेवेन्यू 33% के दर से बढ़ा है और दूसरी तरफ कंपनी लगभग डेट फ्री है। हाँ, बिना कर्ज लिए 33% की ग्रोथ हासिल करना तो किसी भी मैनेजमेंट के लिए एक मेडल जीतने जैसी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। सतह पर देखने पर तो ये एक शानदार उपलब्धि लगती है। हाँ, बिना भारी कर्ज के इतनी तेज वृद्धि दर्शाती है कि कंपनी के प्रोडक्ट बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। राइट। लेकिन जब हम वित्तीय दस्तावेजों के भीतर झांकते हैं तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो इस पूरी चमक दमक पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। और वो क्या है? और वो है कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल, जो 107 दिनों से खिंचकर 153 दिन हो गया है। यहाँ पर चीज बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हाँ, जो लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल की बारीकियों को नहीं समझते, उनके लिए अगर मैं ऐसे आसान शब्दों में रखूं तो इसका मतलब है कि कंपनी अपना माल तो बेच रही है, बिल भी फाड़ रही है और कागजों पर 33% की ग्रोथ भी दिखा रही है। बिल्कुल। लेकिन उस बेचे गए माल का नकद पैसा उनके बैंक खाते में वापस आने में अब 107 के बजाय 153 दिन यानी लगभग 5 महीने का समय लग रहा है। हाँ, ये तो एक तरह से अपने ही ग्राहकों को फ्री में लोन देने जैसी बात हो गई ना। क्या ये बढ़ती हुई अकुशलता का साफ संकेत नहीं है? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और देखिए, ये किसी भी तेजी से बढ़ती कंपनी के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी होती है। अपना पैसा बाजार में 5 महीने तक फंसा रहता है तो रोजमर्रा के खर्चे कैसे चलेंगे? राइट। सैलरीज देनी है, वेंडर्स को देना है, एग्जैक्टली। कर्मचारियों की सैलरी, कच्चे माल की खरीद, बिजली का बिल, ये सब तो रुकेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। वर्किंग कैपिटल साइकिल के इस तरह फैलने का मतलब है कि कंपनी का विस्तार अब कैपिटल इंटेंसिव होता जा रहा है। अच्छा। मतलब अब हर एक रुपये की नई बिक्री लाने के लिए उन्हें अपनी जेब से ज्यादा पैसा फंसाना पड़ रहा है। लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि शायद इसीलिए तो वो 500 करोड़ रुपए का नया फंड जुटा रहे हैं? हाँ, ये एक एंगल हो सकता है। क्योंकि उनका अपना पैसा तो बाजार में फंसा हुआ है, इसलिए विस्तार के लिए उन्हें बाहर से नया पैसा चाहिए। ये तर्क दिया जा सकता है और शायद मैनेजमेंट की सोच भी यही हो। लेकिन एक एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो ये एक अकुशलता को दूसरी जगह से ढकने का प्रयास है। ओके, मतलब एक प्रॉब्लम को दूसरी जगह से कवर करना। हाँ, नया जो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो नई फैक्ट्रियां लगाने और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होना चाहिए। राइट। ना कि रोजमर्रा के अटके हुए पैसों की भरपाई करने के लिए। बिल्कुल। अगर कैश कन्वर्जन में ये देरी इसी तरह बनी रही तो आगे चलकर इसका सीधा असर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ेगा। क्योंकि फंसे हुए पैसे की हमेशा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। कागजी मुनाफे और असली बैंक बैलेंस के बीच का ये अंतर ही असली कहानी बताता है। बिल्कुल। अब इस पूरी विरोधाभासी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक तरफ शानदार ग्रोथ और दूसरी तरफ फंसा हुआ पैसा। जब हम शेयर बाजार की स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। हाँ, वो नंबर्स तो काफी क्रेजी हैं। वित्तीय दक्षता में इतनी बड़ी खामी होने के बावजूद हाल के सेशंस में स्टॉक लगभग 40% उछलकर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। ये कैसे संभव है? बाजार इस इनएफिशिएंसी को इग्नोर क्यों कर रहा है? क्योंकि फिलहाल बाजार कंपनी के वर्तमान को नहीं बल्कि उसके भविष्य की संभावनाओं को खरीद रहा है। अच्छा। इस 40% की रैली ने स्टॉक का जो वैल्यूएशन है उसे बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। वर्तमान में यह अपने बुक वैल्यू के 14 से 15 गुना मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। बाप रे, 14-15x बुक वैल्यू। हाँ, वित्तीय दुनिया में 14-15x बुक वैल्यू का मतलब है कि इन्वेस्टर्स ने यह मान लिया है कि अगले कई सालों तक कंपनी बिल्कुल बिना किसी गलती के एकदम परफेक्ट तरीके से काम करेगी। मतलब ये कहा जा सकता है कि भविष्य की सारी अच्छी खबरों की कीमत स्टॉक में आज ही जोड़ ली गई है। बिल्कुल। मान लिया गया है कि नया प्लांट समय पर लगेगा, मांग कभी कम नहीं होगी और फंसा हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा। तो ऐसे में निवेशकों के लिए टेबल पर बचता क्या है? बहुत कम। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो यही सबसे बड़ा रिस्क है। ओके। जब वैल्यूएशन इतने ऊंचे होते हैं तो ये एक मोमेंटम रैली बन जाती है।
मोमेंटम रैली। मोमेंटम का मतलब है कि लोग ये शेयर खरीद रहे हैं क्योंकि शेयर ऊपर जा रहा है, राइट। ना कि इसलिए कि कंपनी की करंट अर्निंग्स उस उछाल को सपोर्ट कर रही हैं। बाजार सिर्फ उम्मीदों के सहारे टिका है। और हम रिपोर्ट में सिर्फ ऊंचे वैल्यूएशन की ही चिंता नहीं जताई गई है। एक और बहुत बड़ा तकनीकी जोखिम है जिसे डाइल्यूशन रिस्क कहा जाता है। हाँ, मुझे लगता है ये उस 500 करोड़ के QIP वाले फैसले से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। डाइल्यूशन के गणित को समझना हर किसी के लिए जरूरी है। देखिए, जब कंपनी बाजार से 500 करोड़ जुटाने के लिए नए शेयर जारी करेगी तो बाजार में शेयरों की कुल संख्या बढ़ जाएगी। राइट। मान लीजिए पहले कंपनी का मुनाफा 100 शेयरों के बीच बनता था, अब वही मुनाफा 120 शेयरों के बीच तो सीधा असर EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर पर पड़ेगा। स्पष्ट रूप से शॉर्ट टर्म में EPS डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब प्रति शेयर कमाई कम दिखेगी। अब इसे पिछले पॉइंट से जोड़कर देखिए, आपका स्टॉक पहले से ही 14-15x बुक वैल्यू जैसे बेहद महंगे स्तर पे ट्रेड कर रहा है। हाँ। और उसी समय आपकी प्रति शेयर कमाई नीचे गिर जाती है। जब कमाई गिरेगी और वैल्यूएशन महंगा होगा तो शेयर की कीमत पर जो दबाव बनेगा वो बहुत ही भयंकर हो सकता है। और ये गिरावट हम इसलिए भी तेज हो सकती है क्योंकि रिपोर्ट में लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी की भी बात की गई है। बिल्कुल। अगर मार्केट में स्टॉक को खरीदने और बेचने वालों का पार्टिसिपेशन कम है तो जब भी कोई बड़ी बिकवाली आएगी तो कीमत में बहुत तेज झटके देखने को मिलेंगे। हाँ, ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जहां आसानी से बिना किसी हलचल के निकला जा सके। राइट। कम लिक्विडिटी वाले शेयरों में ऊंचे स्तरों पर फंसने का रिस्क हमेशा सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए करंट लेवल्स पर ये एक बहुत ही हाई रिस्क सिचुएशन बन गई है। तो इन तमाम रिस्क को समझने के बाद, चाहे वो फंसा हुआ वर्किंग कैपिटल हो, महंगा वैल्यूएशन हो या EPS का गिरना हो, अब हमें आगे का रास्ता देखना चाहिए। रिपोर्ट में आने वाले 18 महीने से लेकर 3 साल तक के समय के लिए 3 अलग-अलग सिनेरियोज खींचे गए हैं। हाँ, बुल, बेज और बेयर केस। राइट। चलिए एक-एक करके इनकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बुल केस यानी सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन को लेते हैं। ओके। इस परिदृश्य में ये माना गया है कि कंपनी जो नई पूंजी जुटा रही है उससे वो बहुत तेजी से अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेगी। उनके एक्सपोर्ट के मार्केट्स में भारी वृद्धि होगी और सबसे अहम बात, उन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज का भरपूर फायदा मिलेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज, ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर इन फाइनेंशियल चर्चाओं में काफी उछाला जाता है। हाँ, बहुत कॉमन टर्म है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि नई फैक्ट्री लगाने का जो भारी भरकम फिक्स्ड खर्च था वो एक बार पूरा हो गया। बिल्कुल। अब इसके बाद फैक्ट्री से जो भी एक्स्ट्रा मशीन या हीट एक्सचेंजर बनकर निकलेगा उस पर मुनाफा बहुत ज्यादा होगा क्योंकि बुनियादी खर्चा पहले ही निकल चुका है। ये एकदम सटीक व्याख्या है। ऑपरेटिंग लेवरेज ही वो जादू है जो रेवेन्यू की थोड़ी सी ग्रोथ को मुनाफे की बहुत बड़ी ग्रोथ में बदल देता है। बुल केस में यही उम्मीद की जा रही है कि एक बार एक्सपेंशन पूरा होने पर मार्जिन तेजी से सुधरेंगे। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। बिल्कुल। बेयर केस यानी सबसे निराशावादी स्थिति क्या कहती है? ओह, बेयर केस पूरी तरह से एग्जीक्यूशन रिस्क पर फोकस करता है। ओके। मान लीजिए नई फैक्ट्री बनने में 6 महीने का डिले हो जाता है, या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल 193 दिन से बढ़कर 180 दिन हो जाता है। 180 दिन तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो कंपनी की ग्रोथ उम्मीद से बहुत कम रह जाएगी। राइट। और चूंकि स्टॉक आज परफेक्शन की उम्मीद में 40% ऊपर बैठा है, ऐसी किसी भी देरी पर बाजार बहुत बेरहमी से रिएक्ट करेगा। मतलब स्टॉक के वैल्यूएशन में भारी गिरावट आ सकती है। बिल्कुल। और फिर इन दोनों के बीच का रास्ता है बेस केस। टेबल रहते हैं और धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में कंपनी की अर्निंग्स इतनी बढ़ जाती हैं कि वो आज के इस ऊंचे वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सके। सही बात है। लेकिन इसमें समय और धैर्य दोनों की बड़ी परीक्षा है। राइट। और यही कारण है कि रिपोर्ट स्पष्ट रूप से एक चेतावनी देती है, विशेष रूप से अगले 6 से 18 महीनों के लिए, जिसे मीडियम टर्म कहा गया है। ओके। ये समय भारी उतार चढ़ाव वाला होगा, हाई वॉलेटिलिटी, क्योंकि इस दौरान बाजार सिर्फ एक चीज पर नजर रखेगा, कंपनी के एग्जीक्यूशन माइलस्टोन्स पर। मतलब क्या वो अपने वादे के मुताबिक तय समय पर काम पूरे कर रहे हैं या नहीं? एग्जैक्टली। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या अगले 18 महीने एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड होने वाली हैं जिसका पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन स्पीड के हाथ में? इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, और वो ये कि लॉन्ग टर्म सफलता का पैमाना क्या होगा। सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना काफी नहीं है,
वो इस नई 500 करोड़ की पूंजी का कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, ये मेन बात है। राइट, कैपिटल एफिशिएंसी। हाँ, उस रेवेन्यू से सस्टेनेबल मार्जिन निकालना और कैश जनरेट करना ही अगले 3 से 5 वर्षों में विनर्स की पहचान करेगा। इस पूरे पिक्चर को समझने के बाद अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? रिपोर्ट मौजूदा शेयरधारकों और नए इन्वेस्टर्स के लिए क्या एक्शनेबल स्टेप्स सुझाती है? रिपोर्ट दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही स्पष्ट और अलग-अलग रणनीतियां देती हैं। ओके। सबसे पहले बात करते हैं उन मौजूदा निवेशकों की जो शायद काफी समय से कंपनी के साथ है, जिन्होंने इस 40% की रैली का पूरा फायदा उठाया है। बिल्कुल। उनके लिए सलाह है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पर विचार करना। पार्शियल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैनिक में आकर सब कुछ बेच दिया जाए। नहीं, पैनिक नहीं करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि टेबल से कुछ मुनाफा अपनी जेब में रख लिया जाए ताकि रिस्क थोड़ा कम हो जाए। एग्जैक्टली। और जो आपकी कोर पोजीशन है उसे अपने कन्विक्शन यानी दृढ़ विश्वास के आधार पर होल्ड किया जाए। जब वैल्यूएशंस इतने ऊंचे हों और डाइल्यूशन का रिस्क सामने हो तो थोड़ा मुनाफा बुक करना एक समझदारी भरा कदम है। सही बात है। और उन नए निवेशकों का क्या, जो अंदर बाहर खड़े हैं और स्टॉक को रोज नई ऊंचाइयां छूते देखकर उनके मन में आ रहा है कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए? नए इन्वेस्टर्स के लिए रिपोर्ट की वार्निंग बहुत ही सख्त है। इस तेजी के पीछे भागने से, जिसे हम चेजिंग द रैली कहते हैं, पूरी तरह बचना चाहिए। ओके, मतलब फोमो में नहीं आना है। बिल्कुल नहीं। करंट लेवल्स पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगभग खत्म हो चुकी है। या तो प्राइस में किसी करेक्शन का इंतजार किया जाए जहां स्टॉक एक फेयर वैल्यूएशन पर आए। राइट। या फिर कम से कम ये साबित होने का इंतजार किया जाए कि नई पूंजी से वास्तव में अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। अगर हम इसे एक मजेदार तरीके से समझें तो मान लीजिए एक बहुत शानदार पार्टी चल रही है और कोई वहां देर से पहुंचा है, तो सीधे दरवाजे से घुसकर डांस फ्लोर के बीचों बीच कूद जाना तो बेवकूफी होगी ना? बिल्कुल। हो सकता है गाना बस खत्म ही होने वाला हो। समझदारी इसी में है कि पहले किनारे खड़े होकर थोड़ा माहौल समझा जाए। ये एनालॉजी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ये पूरी तरह से एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला बन गया है। बिना सही समय और सही कीमत का इंतजार किए इसमें कूदना पूंजी को बड़े खतरे में डालना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सार को समेटें तो पिक्चर कुछ इस तरह बनती है। हाँ। KRN हीट एक्सचेंजर एक बेहद अट्रैक्टिव और फ्यूचर प्रूफ सेक्टर में खड़ी है। डेटा सेंटर्स और इंडस्ट्रियल कूलिंग की जो डिमांड है वो कोई बुलबुला नहीं है, वो एक हकीकत है। बिल्कुल। सेक्टर टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है और कंपनी की बैलेंस शीट पर भारी कर्ज का बोझ भी नहीं है। हाँ, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि मार्केट ने पहले से ही परफेक्शन की कीमत स्टॉक में जोड़ दी है। राइट। 153 दिनों तक फंसा हुआ वर्किंग कैपिटल और 500 करोड़ की नई पूंजी को बिना किसी गलती के एग्जीक्यूट करने का दबाव, ये चीजें इस कंपनी को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा करती हैं। मतलब आने वाले समय में रिटर्न्स इस बात से तय नहीं होंगे कि सेक्टर का टेलविंड कितना मजबूत है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेंगे कि मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कैसे करता है। बिल्कुल सही। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा थॉट छोड़ना चाहूंगा जिस पर शायद विचार किया जाना चाहिए। हाँ, बताइए। हम पूरी चर्चा में इस बात पर एग्री करते रहें कि सर्वर और डेटा सेंटर्स के लिए इन भरी भरकम कूलिंग सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन सोचिए, तकनीक की स्पीड से बदलती है। क्या हो अगर आने वाले सालों में कूलिंग टेक्नोलॉजी या चिप डिजाइन में ही कोई ऐसा बुनियादी और क्रांतिकारी बदलाव आ जाए? ओके, लाइक अ मेजर डिस्ट्रप्शन। हाँ, मान लीजिए कोई ऐसा क्वांटम कंप्यूटिंग का फॉर्म आ जाए जो हीट जनरेट ही न करता हो, या नैनोटेक के जरिए सर्वर खुद को ठंडा रखने लगें। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? अगर ऐसा होता है तो आज जो ये कंपनियां 500 करोड़ जैसी भारी पूंजी का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इन ट्रेडिशनल सिस्टम्स में, क्या वो उनके लिए फायदे की जगह एक बहुत बड़ा बोझ नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन किसी भी समय पूरी इंडस्ट्री का चेहरा बदल सकता है। ये एक ओपन क्वेश्चन है जिस पर ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा सवाल है जो आगे सोचने का मौका देता है। तो खैर, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और याद रखिए कि बाजार की असली कहानी अक्सर सतह के नीचे छिपी होती है।